और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ध्रुव और लिली झील के बीच में पहुंचे। नाव से उतरते ही एक अटेंडेंट उन्हें दूसरी मंजिल पर ले गया। और ये रहा आपका डेस्टिनेशन। अटेंडेंट ने दरवाजा खोलकर इशारा किया। ध्रुव और लिली अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हॉल कम से कम 5000 वर्ग फीट का था और चारों तरफ चमकदार रोशनी जगमगा रही थी। वहां 100 से ज्यादा लोग थे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़े बातें कर रहे थे। 10-12 लंबे चौड़े वेटर्स, जो दिखने में भी काफी अच्छे लग रहे थे, हाथों में शराब और खाने की ट्रे लेकर भीड़ में घूम रहे थे। लिली पहली बार ऐसी जगह आई थी तो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने धीरे से ध्रुव की शर्ट खींची। डरो मत, रिलैक्स करो, जो भी खाना है खा लो। ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। सच कहें तो ध्रुव भी पहली बार ऐसा भव्य माहौल देख रहा था, लेकिन खुद को याद दिलाया कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। घबराने की जरूरत दूसरों को है, उसे नहीं। दोनों हॉल के अंदर चल दिए। ध्रुव ने एक वेटर से शराब का गिलास ले लिया। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसे स्वाद बहुत अच्छा लगा। लिली अब भी संकोच कर रही थी। डेव, तुम यहां हो, एक आवाज सुनकर ध्रुव पलटा। ये एंडी था, हाथ में शराब का गिलास लिए हुए। एंडी, लेट होने के लिए सॉरी। मैं तुम्हें अपनी कजिन लिली से मिलवाता हूं। ये लेक सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तुमसे रिक्वेस्ट है कि अगर कभी इसे मदद की जरूरत हो तो ध्यान रखना। अरे, ये क्या बात हुई डेव? तुम्हारी कजिन मतलब मेरी भी कजिन। लिली, लेक सिटी में मेरी कुछ पहचान है। जब भी जरूरत हो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। इतना कहकर एंडी ने लिली को एक गोल्डन कार्ड पकड़ा दिया। थैंक यू एंडी, लिली ने धीरे से कहा। लिली, तुम थोड़ा हॉल एक्सप्लोर करो, जो भी अच्छा लगे खाओ पियो, इसे अपना घर समझो। मुझे डेव से कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, आप लोग बात करो, लिली ने जवाब दिया। एंडी ध्रुव को लेकर तीसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में चला गया। जैसे ही ध्रुव ने कमरे में कदम रखा, देखा कि वहां पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। एक मिडिल एज्ड आदमी जो काफी सभ्य और प्रेजेंटेबल लग रहा था, और एक महिला जिसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। हल्का मेकअप और एक परिपक्व महिला का आकर्षण। डेव, मिलिए, ये मिस्टर जोश थॉमस हैं और ये हैं मिस होली शेफील्ड, और ये मेरे दोस्त ध्रुव हैं। ये चौथे शेयर होल्डर हैं। एंडी ने सबका परिचय कराया। ध्रुव ने जोश और होली से हाथ मिलाया और पास ही बैठ गया। इसके बाद एंडी ने प्रोजेक्ट की बात शुरू की। सिंपल शब्दों में, एंडी के पास एक संपर्क था जिसकी वजह से उसे सफारी लैंड में हीरे की खदान मिली। उसने खदान की जांच की और उसका क्वालिटी टॉप लेवल की निकली। कुल इन्वेस्टमेंट 15 से 20 बिलियन के बीच था। एंडी खुद 40% के लिए 5 बिलियन डालने को तैयार था। बाकी 60% के लिए वह अन्य लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहा था, जिसकी वैल्यू 10 बिलियन थी। कुछ औपचारिकताएं अब भी बाकी हैं और सबके बीच अच्छे तालमेल की जरूरत है, इसलिए और शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एंडी ने बात खत्म की। इसका मतलब यह था कि ध्रुव और बाकी 2 लोगों को 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा और 60% शेयर अपने पास रखने होंगे। जोश और होली ने मिलकर सिर्फ 2.5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया, जिससे दोनों के पास 15% के शेयर थे। बचे 30% शेयर, यानी $5 अरब का हिस्सा। डेव, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये मैनेज नहीं कर सकते तो हम किसी और शेयर होल्डर को ले लेंगे। मैंने खुद माइंस का इंस्पेक्शन किया है और ये पक्का नई माइन है, एंडी ने ध्रुव से कहा। मैनेज नहीं कर सकता? ध्रुव को लगा ये रकम कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ 5 बिलियन ही तो थे। ठीक है, मैं 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा और 30% शेयर अपने पास रखूंगा। ठीक है, तो फाइनल कर लेते हैं। मैं सबको बाद में डिटेल भेज दूंगा।
चलो टोस्ट करते हैं। जब ध्रुव चला गया तो लिली हॉल में इधर उधर घूमने लगी। वो थोड़ा शांत हो गई थी क्योंकि किसी का ध्यान उस पर नहीं था। इससे वो खुश थी। वो उस जगह पहुंची जहां खाना परोसा जा रहा था और वहां रुक गई। सारी मिठाइयां देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, ये तो बहुत क्यूट है। इतना क्रिस्पी है। इसकी खुशबू तो लाजवाब है। कितना सॉफ्ट है। लिली ने एक एक करके मिठाइयां चखी और जो पसंद आई वो अपनी प्लेट में रख ली। अरे, लिली ने किसी को देखा और फटाफट दौड़ पड़ी। क्या आप मैरी केंट हैं? मैरी किसी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर से बात कर रही थी। तभी ये आवाज आई। मैरी ने पलट कर देखा। सामने 20 साल की एक यंग लड़की खड़ी थी। हाँ, मैं मैरी केंट हूं। वाह, आप सच में मैरी हैं। मुझे आपकी फिल्में बहुत पसंद हैं। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूं? मेरे रूममेट्स आपको बहुत पसंद करते हैं, लिली ने एक्साइटमेंट में कहा। थैंक्स फॉर सपोर्ट। मैं और अच्छी फिल्में करूंगी। फोटो खिंचवाने के बाद मैरी वहां से चली गई। इसके बाद लिली ने वो फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और लिखा, क्या आप जानते हैं ये कौन है? फिर उसने अपना फोन साइड में रख दिया और अगला टारगेट तलाशने लगी। ओह, क्या ये फेमस सेलिब्रिटी केविन कॉर्डन है? हे भगवान, ये तो क्वीन एल्सा विंटर हैं। अब लिली एक हाथ में मिठाइयों की प्लेट और दूसरे में फोन ली हॉल में घूमने लगी। वो फेमस लोगों को ढूंढ रही थी ताकि उनके साथ फोटो खींच सके। आज यहां सिर्फ बड़े लोग ही आए थे, इसलिए सभी सेलेब्स उसके साथ आराम से फोटो खिंचवा रहे थे। हालांकि लिली दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसकी हरकतें उसे ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखा रही थीं। फिर भी कोई ये नहीं कह सकता था कि उसे किसी बड़े इंसान ने यहां बुलाया नहीं होगा। लिली सेलेब्स के साथ फोटो खिंचवाने में इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अब तक 7-8 तस्वीरें खिंचवा ली थीं। वो सारे पॉपुलर स्टार्स के साथ थीं। अगर वो ये अपने कॉलेज ले जाती तो उसके सारे दोस्त जल भुन जाते। लिली ग्रेग। जैसे ही लिली अपना फोन देखने के लिए नीचे झुकी, उसने किसी की आवाज सुनी। लिली ने सिर उठाया और देखा कि सामने एक यंग लड़की, जिसके चेहरे पर भारी मेकअप था, एक बियर बैली वाले बूढ़े आदमी का हाथ पकड़े खड़ी थी। जेसिका मॉर्गन्स? लिली ने पूछा। सामने खड़ी लड़की उसकी क्लासमेट जेसिका जैसी लग रही थी, लेकिन भारी मेकअप की वजह से लिली को यकीन नहीं हो रहा था। ओह, ये सच में तुम हो? तुम यहां कैसे आई? ये लेक सिटी की सबसे हाई क्लास गैदरिंग है। ओह, मुझे समझ आ गया। तुम पार्ट टाइम अटेंडेंट हो ना? जेसिका ने तंज कसते हुए कहा। नहीं, मैं अपने भाई के साथ आई हूं, लिली ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम्हारा भाई? क्या वह सिक्योरिटी गार्ड है? क्या वह अपनी नौकरी खोना चाहता है? उसने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? जेसिका, मैं तुम्हें मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें कहने नहीं दूंगी, लिली ने गुस्से से जवाब दिया। जेसी, क्या तुम मुझे इस खूबसूरत लड़की से मिलवाओगी? जेसिका के बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने कहा। यह लिली ग्रेग है, मेरी क्लासमेट। जेसिका ने नाखुशी से लिली का परिचय कराया। उसे बूढ़े आदमी की मंशा अच्छे से पता थी। नमस्ते मिस ग्रेग। बूढ़े आदमी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जेसिका, ये तुम्हारे डैड हैं? जेसिका। बूढ़ा आदमी। लिली के इस सवाल ने दोनों को गुस्से से भर दिया। लिली, बकवास बंद करो। अगर तुमने ऐसा कुछ और कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, जेसिका ने गुस्से और शर्मिंदगी में जवाब दिया। बूढ़ा आदमी भी बीच में बोला। मिस ग्रेग, अगर आप मुझसे माफी मांग लें और अपना नंबर दे दें तो मैं आपको माफ कर दूंगा। जब भी मैं आपको बुलाऊं, आपको आना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न सिर्फ आपको यहां से बाहर फेंक दिया जाएगा, बल्कि आपके भाई की नौकरी भी चली जाएगी। उसने जेसिका की बातों पर यकीन कर लिया था और सचमुच मान लिया कि लिली का भाई यहां सिक्योरिटी गार्ड है। लिली भौचक्की रह गई। क्या? ये तो गलत बात है। असल में
जेसिका हमेशा अपनी पहचान अमीर लड़की के रूप में पेश करती थी। वह ब्रांडेड बैग और कपड़े पहनती थी, कारें उसके सामान लाती ले जाती थीं। लेकिन किसने सोचा था कि वह ऐसी निकलेगी? ये आदमी कितना घटिया है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। लिली ने गुस्से में जवाब दिया और वहां से जाने लगी। जेसिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये लड़की यहां चोरी छुपे आई है, फ्री का खाना खा रही है और फेमस लोगों के साथ फोटो खिंचवा रही है। कोई इसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहा? जेसिका ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा हाथ छोड़ो। लिली ने जोर से कहा और छूटने की कोशिश करने लगी। उनकी लड़ाई ने आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। स्टाफ ने वहां पहुंचकर पूछा, यहां क्या हो रहा है? जेसिका ने लिली की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लड़की अंदर चोरी छुपे आई है। ये फ्री का खाना खा रही है और फेमस लोगों के साथ फोटो ले रही है। कृपया अपना पासपोर्ट कार्ड दिखाएं मिस, कर्मचारी ने लिली से कहा। लेक हार्ट क्लब को इस चैरिटी कार्यक्रम के लिए बुक किया गया था। यहां सिर्फ लेक सिटी के प्रभावशाली लोगों को ही दस्तावेज के आधार पर प्रवेश दिया गया था। क्लब में आने वाले सभी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट कार्ड दिखाना जरूरी था, लेकिन चूंकि ध्रुव की कार बहुत लग्जरी थी, इसलिए किसी ने उनकी चेकिंग नहीं की। मेरे पास कार्ड नहीं है। लिली लगभग रोने ही वाली थी। बहुत से लोग उसे घूर रहे थे। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यह चोरी छिपे घुसी है। इसे सिर्फ मुफ्त का खाना खाना और फेमस लोगों के साथ फोटो लेना आता है। सिक्योरिटी को इसे बाहर फेंक देना चाहिए, जेसिका ने तंज कसते हुए कहा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कर्मचारी ने आवाज लगाई। कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गए। कर्मचारी ने आदेश दिया, कृपया इस महिला को यहां से बाहर ले जाइए। लेकिन जब गार्ड लिली की तरफ बढ़ने लगे, तभी रुको, रुको, दो आवाजें एक साथ सुनाई दी। ये आवाजें महारानी एल्सा विंटर्स और उभरती हुई स्टार मैरी केंट की थीं। एल्सा ने कहा, मैं इसे यहां लेकर आई हूं। ये मेरी छोटी असिस्टेंट है। हां, मैं इसकी गवाही देती हूं, मैरी ने भी जोड़ा। एल्सा को लिली का मासूम और खुशमिजाज स्वभाव पसंद आ गया था। जब उसने देखा कि लिली लगभग रोने वाली है, तो उसने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए। मैरी ने भी अपनी पुरानी यादें ताजा कीं। उसे खुद किसी ने मुश्किल वक्त में मदद की थी। अब वह लिली के लिए वही करना चाहती थी। दो मशहूर हस्तियों की गवाही के बाद सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसी दौरान जेसिका के पास खड़े आदमी ने कहा, दोस्तों, किसी भी चीज की जिम्मेदारी तुम लोग मत लो। लोग अक्सर दिखावे से धोखा खा जाते हैं। ट्रिस्टन कोलिंस दोनों हस्तियों को पहचानता था, लेकिन वह खुद एक बड़े कारोबारी था। उसकी संपत्ति करोड़ों में थी। उसके जैसे लोगों के लिए ये सेलिब्रिटीज सिर्फ आम एंटरटेनर्स थे। जेसिका ने बीच में बोलते हुए कहा, ये झूठ बोल रही है। लिली मेरी क्लासमेट है और अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। ये असिस्टेंट कैसे हो सकती है? और उसने कहा था कि उसका भाई उसे यहां लाया। यकीनन उसका भाई यहां सिक्योरिटी गार्ड होगा। मिस, आपके भाई का नाम क्या है? स्टाफ ने लिली से पूछा। मेरा भाई ध्रुव है, लिली ने गुस्से में जवाब दिया। ध्रुव? क्या यहां कोई ध्रुव है? स्टाफ ने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ मुड़कर पूछा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और जवाब दिया, नहीं। मैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने लिली के मुंह से ध्रुव का नाम सुना। क्या यह वही ध्रुव है जिसने कल मुझे बचाया था? मैरी कुछ कहने ही वाली थी कि लिली फिर से बोल पड़ी। एंडी नाम का एक आदमी मेरे भाई को अपने साथ ले गया है। उन्होंने कहा था कि वे बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। वे तीसरी मंजिल पर गए हैं। एंडी? भीड़ में मौजूद हर कोई चौंक गया। लेक सिटी में एक ही एंडी है और वो है मिस्टर लुइस। लेक सिटी में मिस्टर लुइस का सामाजिक स्तर सबसे ऊंचा था। अगर लिली का भाई उनके साथ बिजनेस पर चर्चा कर रहा है,
तो इसका मतलब है कि उसका भाई भी कोई बड़ा आदमी होगा। कर्मचारियों और ट्रिस्टन को बेचैनी होने लगी। मिस्टर लुइस ऐसे व्यक्ति थे जिनका अपमान करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। लेक सिटी में उनकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि लोग कहते थे, अगर आप एंडी के दोस्त नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके दुश्मन कभी मत बनो। ट्रिस्टन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे ठंडा पसीना आने लगा। मेरी कुछ 100 मिलियन की संपत्ति मिस्टर लुइस के सामने कुछ भी नहीं है। वो मुझे एक झटके में बर्बाद कर सकते हैं, ट्रिस्टन ने सोचा। इसी बीच ध्रुव और एंडी अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म कर नीचे आ गए। ध्रुव ने देखा कि हॉल के बीच में भीड़ जमा है। वह जल्दी से आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि लिली को एक लड़की ने हाथ से पकड़ा हुआ है। लिली की आंखें नम थीं और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लिली! ध्रुव जोर से बोला। डेव! जेसिका ने जैसे ही सुना कि लिली ने ध्रुव को पुकारा है, उसकी पकड़ ढीली हो गई। लिली दौड़कर ध्रुव के पास गई और उसे गले लगा लिया। अब सब ठीक है लिली, सब ठीक है। ध्रुव ने उसे शांत किया। क्या हो रहा है? एंडी पास आकर बोले। सब खत्म हो गया। ट्रिस्टन ने एंडी को देखा तो उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। उसके पैर कांपने लगे और वह लगभग गिर पड़ा। कर्मचारी ने डरते डरते एंडी को पूरी स्थिति समझाई। एंडी ने ट्रिस्टन की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? भीड़ में से किसी ने कहा, मिस्टर लुइस, ये ट्रिस्टन कोलिंस हैं, ऑस्पिशियस क्लाउड्स रियल एस्टेट के मालिक। एंडी ने एक सख्त आवाज में कहा, मिस्टर कोलिंस, आपके पास 3 दिन हैं। या तो अपना सामान समेटकर लेक सिटी छोड़ दो या फिर मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर लुइस, कृपया मुझे जाने दें। यह सब उस महिला की वजह से हुआ है। उसने मुझे उकसाया। ट्रिस्टन ने गुस्से में जेसिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि जेसिका हक्का बक्का रह गई और जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद ट्रिस्टन घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। 3 दिन में लेक सिटी छोड़ना मेरे लिए मौत से भी ज्यादा मुश्किल है। उसकी संपत्ति तो काफी थी, लेकिन सब फिक्स एसेट्स में थी। अगर उसके पास कैश होता तो वह तुरंत शहर छोड़ देता और कहीं और नया कारोबार शुरू कर लेता। यदि उन्हें 3 दिनों के भीतर अपनी कुछ 100 मिलियन की अचल संपत्तियों, फिक्स्ड एसेट्स को बेचना पड़ता तो उन्हें बहुत कम दाम पर बेचना पड़ता, और यह तो स्पष्ट था कि कोई भी उनकी प्रॉपर्टी खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि मिस्टर लुइस ने आज रात साफ साफ अपनी नापसंदगी जाहिर कर दी थी। हाल ही में उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट में भी काफी पैसा लगाया था। अगर वो इस समय लेक सिटी छोड़ते तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ती। बहुत मुमकिन था कि वह कुछ 100 मिलियन के बड़े व्यवसाय के मालिक से एक दिवालिया, बैंकरप्ट व्यक्ति बन जाते, जिसके ऊपर भारी कर्ज हो जाता, और उनके पास अब भी कुछ रखैलें और 2 नाजायज बेटे थे जिनकी देखभाल करनी थी। मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, एंडी ने सख्ती से कहा। ट्रिस्टन पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी भीड़ में से किसी और की आवाज आई, एंडी, क्या तुम फिर से किसी गरीब आदमी को धमका रहे हो? राघव ग्रीन वहां आ गया। मिस्टर ग्रीन, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हमने पहले भी साथ काम किया है। मैं ऑस्पिशियस क्लाउड्स रियल एस्टेट का ट्रिस्टन हूं। ट्रिस्टन ने राघव को ऐसे पकड़ा जैसे वह उसका आखिरी सहारा हो। लेक सिटी में अगर कोई उसे बचा सकता था तो राघव ग्रीन उनमें से एक थे। ग्रीन परिवार के दूसरे बेटे के रूप में राघव को परिवार के बिजनेस का उत्तराधिकारी माना जाता था। हालांकि राघव ने परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लिया था और अब अपने बड़े भाई के बराबर की लड़ाई लड़ रहा था। परिवार के बुजुर्गों ने तय किया था कि दोनों भाइयों को 10 साल तक अपनी क्षमताओं को निखारने का समय दिया जाएगा। फिर जो सबसे बेहतर साबित होगा उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। 5 साल गुजर चुके थे और राघव अब तक के नतीजों में अपने भाई से काफी आगे था। ग्रीन, किसने कहा कि मैं किसी को धमका रहा हूं?
ये वही आदमी था जिसने ध्रुव के कजिन को धमकाया था। और अब मैं क्या कर सकता था? एंडी ने ध्रुव की ओर इशारा करते हुए कहा। राघव ने उस लड़की को देखा जिसे ध्रुव गले लगाए हुए था। ओ, तुमने डेव के कजिन को धमकाया? तुम बड़े हिम्मती हो, ये मैं तुम्हें बता सकता हूं, राघव ने ट्रिस्टन से कहा। हाँ, ट्रिस्टन हक्का बक्का रह गया। तुम अब क्या करने की योजना बना रहे हो एंडी? मैंने इसे लेक सिटी छोड़ने के लिए 3 दिन दिए हैं, एंडी ने कहा। 3 दिन? यह तो बहुत ज्यादा समय है। मुझे लगता है कि 1 दिन ही काफी है, राघव ने कहा। राघव की बात सुनकर ट्रिस्टन का दिल बैठ गया। अब उसके पास स्थिति को पलटने का कोई मौका नहीं बचा था। लेक सिटी के 2 बड़े लोग उसके खिलाफ हो गए थे। उसके सिर में खून दौड़ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे बाहर फेंक दो और एम्बुलेंस बुलाओ। अगर वह होश में नहीं आता तो छोड़ दो, लेकिन अगर वह जागता है तो उसे बता देना कि उसके पास सिर्फ 1 दिन बाकी है, एंडी ने आदेश दिया। जी, मिस्टर लुइस। सुरक्षा गार्ड्स ने ट्रिस्टन और जेसिका को बाहर निकाल दिया। अब जब मामला निपट चुका था तो सभी की निगाहें ध्रुव पर टिक गईं। यह आदमी कौन है? ध्रुव के लेक सिटी के 2 बड़े लोगों से करीबी संबंध देखकर सभी हैरान थे। ध्रुव को देखकर मैरी का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ध्रुव से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा, और वो भी इस तरह। कल बिछड़ने के बाद उसे आज फिर से उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि आज वह कुछ उम्मीद लेकर इस जगह पर आई थी। चूंकि सब लोग यहां हैं, मैं यह साफ कर देता हूं, ध्रुव मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए उसका चचेरा भाई भी मेरा अपना भाई है। अगर भविष्य में किसी ने उसे धमकाने की कोशिश की तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, एंडी ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा। और मेरा भी, राघव ने तुरंत जोड़ा। धन्यवाद भाइयों, ध्रुव ने जवाब दिया। ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ कि वह राघव और एंडी के साथ एक खास रिश्ता साझा करता है, जिससे वह आराम से उनसे बात कर सकता था। तुम्हारा स्वागत है डेव। ठीक है, अब सब लोग वापस जा सकते हैं, एंडी ने कहा। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगी। मैरी ने ध्रुव के पास आकर कहा, हम फिर मिलेंगे मिस्टर ध्रुव। नमस्ते मिस मैरी, ध्रुव ने जवाब दिया। लिली, जो अब तक शांत हो चुकी थी, ने ध्रुव और मैरी को एक साथ देखा। फिर उसने पूछा, डेव, क्या तुम मिस मैरी को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। मिस मैरी, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, और मिस एल्सा को भी थैंक यू। एल्सा, जो जाने वाली थी, ने जब अपना नाम सुना तो वह रुक गई। वह लिली के पास आकर बोली, तुम्हारा स्वागत है लिली। ध्रुव ने भी धन्यवाद दिया। आप दोनों का शुक्रिया। आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर लिंडेल, दोनों महिलाओं ने एक साथ कहा। नदी शहर साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस तानिया ने फोन पर 911 डायल किया और एंट्रेंस गेट से अंदर चली गई। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे एक टैक्सी भी आ रही थी। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा एक लड़का और एक लड़की भी बैठे थे। यह जगह कहां है सर? लड़का ने ड्राइवर से पूछा। यह रिवर सिटी का सबसे अमीर इलाका है बेटा, मैं बस यहीं तक आ सकता हूं, किराया $50 होगा, ड्राइवर ने जवाब दिया। इतना महंगा? लड़का ने हैरानी से पूछा। समय ही पैसा है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत देर तक इंतजार किया, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, थैंक यू। लड़का ने पैसे दिए और दोनों टैक्सी से बाहर निकल गए। वे साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के गेट तक पहुंचे। जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। अरे, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? हटो यहां से, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जैसे लोग आ सकते हो, गार्ड ने सख्ती से कहा। क्या मैं जान सकता हूं कि जो लाल पोर्श कार अभी आई है वह किसकी है? लड़का ने पूछा। किसकी होगी? बेशक, किसी किराएदार की। तुम्हारी थोड़ी होगी, अब यहां से निकलो, गार्ड ने चिढ़ते हुए कहा। यहां रहना महंगा होगा है ना? लड़का ने फिर पूछा। बेटा, तुम देहात से हो क्या? मैं इसे सीधे कहता हूं,
यहाँ घर की कीमत 2 लाख प्रति स्क्वायर मीटर से कम नहीं है और हर घर की कीमत कम से कम 50 मिलियन होती है। अब खुद सोच लो, ये महंगा है या नहीं? क्या इतना महंगा? अगर कोई यहाँ घर किराए पर दे तो तुम्हें कुछ गड़बड़ लगती है क्या? कोई 50 मिलियन का घर खरीद कर उसे किराए पर क्यों देगा? और अगर किसी के पास इतना पैसा है तो उसे घर किराए पर देने की जरूरत क्यों होगी? अब चलो यहां से। ठीक है, मैं चला, लड़का ने जवाब दिया। लड़का और लड़की वहां से चले गए। उन्होंने एक सस्ता मोटल ढूंढ लिया और फिलहाल वहीं ठहरने का फैसला किया। मोटल के कमरे में पहुंचने के बाद लड़की बोली, सैम, क्या हम सीधे तुम्हारी बहन को नहीं ढूंढ सकते? लड़का, जिसका नाम सैम वार्नर था, तानिया का छोटा भाई था और वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड मिन्नी थी। हालांकि मिन्नी का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि सैम का परिवार किसान था जबकि मिन्नी का परिवार शहर में रहता था। इस वजह से सैम और मिन्नी ने चुपके से तानिया से मदद लेने का फैसला किया। लेकिन सैम को एहसास हुआ कि तानिया ने उनके माता पिता से झूठ बोला था। तानिया ने कहा था कि शहर में पैसा कमाना मुश्किल था और उसे किराया और जीवनयापन का खर्च वहन करना पड़ता था। फिर भी सैम ने तानिया को एक लग्जरी कार चलाते और महंगे घर में रहते हुए देखा। नहीं, माँ और पापा के यहाँ आने के बाद ही हम तानिया से मिलेंगे। मैं हमेशा तानिया से डरता रहा हूँ। बस माँ और पापा ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी माँ को फोन करता हूँ, सैम ने कहा। सैम ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। तू कहाँ चला गया था बेटा? अभी वापस आ। स्पीकर से एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज गूंजी। माँ, मैं रिवर सिटी पहुंच गया हूं, मैं वापस नहीं आ रहा, सैम ने जवाब दिया। अरे बदमाश, तू किसी की बेटी लेकर भाग गया और अब उसका परिवार हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है। अभी वापस आ जा। माँ, मेरी बात सुनो, मुझे तानिया मिल गई है। अब वह अमीर हो गई है। वह लाखों डॉलर की कार चला रही है और 50 मिलियन डॉलर के घर में रह रही है। आप खुद आकर देख लो। तू पागल हो गया है। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल मैंने उसे देखा, उसने काम के बाद एक महंगी लाल स्पोर्ट्स कार चलाई। और फिर उसकी माँ ने पूछा। मैंने कल उसका पीछा नहीं किया, लेकिन आज मैंने टैक्सी ली और उसे एक महंगे रेजिडेंशियल एरिया में जाते हुए देखा। गार्ड ने कहा कि वहां का हर घर कम से कम 50 मिलियन डॉलर का है। क्या तुझे यकीन है? तूने किसी और को तानिया समझने की गलती तो नहीं की? माँ, मैं अपनी बहन को पहचानता हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, मैं और तेरे पापा कल सुबह आएंगे। ये बेवकूफ लड़की हमें हर महीने बस 20,000 भेजती है और खुद इतनी बड़ी बड़ी चीजें रखती है। सैम ने अपनी मां के साथ कॉल खत्म किया। फिर मिन्नी की तरफ मुड़ा। मिन्नी, तुम्हें भी अपने मम्मी पापा को यहां बुलाना चाहिए। क्यों? ताकि वो मुझे वापस खींच कर ले जाए? वो तो शुरू से ही हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं, मिन्नी ने झुंझलाते हुए कहा। अरे मूर्ख मत बनो। तुम्हारे मम्मी पापा इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि हम गांव में रहते हैं और तुम्हारा परिवार शहर में। लेकिन अब जब मेरी बहन इतनी अमीर है तो वो जरूर मान जाएंगे। हमें अब छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिन्नी ने सोचा और सैम से सहमत हो गई। उसने अपने माता पिता को कॉल किया। उसकी मां ने शुरुआत में उसे खूब डांटा, लेकिन फिर अगले दिन रिवर सिटी आने का वादा किया। सैम ने मिन्नी को अपनी बाहों में लिया और बिस्तर पर लेटते हुए बोला, मिन्नी, चलो, कभी वापस नहीं जाते। हम यहां रिवर सिटी में रह सकते हैं। मैं अपनी बहन से एक अच्छी कार और घर खरीदवा लूंगा। फिर हम उसे चलाएंगे और हर दिन नजारे का मजा लेंगे, सैम ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए ये सब खरीदेगी? मिन्नी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरे कहने पर नहीं, लेकिन अगर माँ पापा कहेंगे तो जरूर खरीदेगी। इसलिए मैंने उन्हें बुलाया है। चिंता मत करो, मेरे माँ पापा हमेशा मेरे फेवर में रहते हैं। वे सबसे अच्छी चीजें मेरे लिए छोड़ देते हैं क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूं। जहां तक उनका सवाल है,
मेरी बहन का काम बस मेरी सेवा करना है। ठीक है, मुझे भी तुम्हारी बहन जैसी कार चाहिए, ये बहुत सुंदर है। ऐसा कुछ पाना मेरे लिए सपना जैसा है। मिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैरी ने धीरे से कहा, मुझे खेद है मिस्टर यॉर्क। जॉन ने ठहाका लगाया। माफी? माफी से क्या होगा? नहा धोकर आज रात तैयार रहो, समझी? मैरी ने फिर से धीरे धीरे कहा, मुझे खेद है मिस्टर यॉर्क। जॉन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या तुमने मुझे सुना भी? मैरी ने कांपती आवाज में कहा, मिस्टर यॉर्क, मैंने सुना। जॉन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, क्या तुम फिर से थप्पड़ खाना चाहती हो? जॉन यह कहकर खड़ा हुआ और मैरी को एक और थप्पड़ मार दिया। मैरी इतनी डर गई थी कि वह हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन यह आखिरी थप्पड़ मैरी के चेहरे पर नहीं पड़ा। ध्रुव, जो एक तरफ बैठा था, अब और सहन नहीं कर सकता था। यह वही देवी थी जिसकी वह कभी पूजा करता था। वह यह नहीं देख सकता था कि उसके सामने उसे थप्पड़ मारा जा रहा है। ध्रुव फौरन खड़ा हुआ और मैरी के सामने आ गया। उसने जॉन का हाथ बीच में ही रोक लिया। जॉन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे रोकने की हिम्मत करेगा। तुम कौन हो बच्चे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की? क्या तुम्हें जीने का शौक नहीं है? ध्रुव ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारा नाम जॉन है ना? तुम औरतों पर हाथ उठाते हो। तुम्हें लगता है इससे तुम मर्द कहलाओगे? दोनों के बीच माहौल गर्म हो चुका था। तभी राघव जल्दी से उनके बीच आ गया और बोला, जॉन, डेव, हम सब एक परिवार हैं। गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। जॉन ने गुस्से से कहा, कौन इस बच्चे के साथ परिवार बनना चाहेगा? मैं इसे जानता भी नहीं। उसी समय किसी ने जॉन के कान में कुछ फुसफुसाया। जॉन का चेहरा, जो अभी गुस्से से भरा था, अचानक मुस्कान में बदल गया। ओह, ये डेव है। मुझे माफ करना। बेशक हम परिवार हैं। अगर तुम्हारी नजर इस लड़की पर है तो मैं उसे तुम्हें दे देता हूं। जॉन ने बड़ी उदारता से कहा। उसे अभी अभी बताया गया था कि ध्रुव ने सामान्य सदस्य से उच्च स्तरीय सदस्य बनने के लिए 11 अरब खर्च कर दिए थे। जॉन केवल मध्यम स्तरीय सदस्य था और उच्च स्तरीय सदस्य उससे कहीं ऊपर थे। इसके अलावा एससीसी की पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने सीधे 11 अरब खर्च कर दिए हों। इससे पहले सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने मिडिल टीयर के लिए 1 बिलियन खर्च किए थे। ध्रुव को देखकर जॉन को समझ आ गया कि वह किसी बड़े और ताकतवर परिवार से था। ऐसा आदमी अपमानित करने लायक नहीं था। चूंकि जॉन पीछे हट गया था, ध्रुव ने भी मामला आगे नहीं बढ़ाया। सभी लोग वापस अपनी जगह बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। लेकिन अब पूरा ध्यान ध्रुव पर था। हर कोई उसकी कृपा पाने की कोशिश कर रहा था। उधर मैरी पूरे समय चुपचाप ध्रुव के पीछे खड़ी रही। ध्रुव ने पूरा दिन लेक हार्ट क्लब में बिताया और लोगों से ढेर सारी बातें की। शाम को वह उनसे अलग होकर बाहर निकला। लेक हार्ट क्लब से बाहर निकलने के बाद ध्रुव अपनी लिमिटेड एडिशन वाली बुगाटी वेरॉन में बैठा। उसके साथ मैरी भी थी। दोनों हिल्टन होटल की ओर बढ़े। मैरी की हालत खराब थी। ध्रुव चाहता था कि वह होटल जाकर आराम करे। कार में, मिस्टर ध्रुव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैरी ने विनम्रता से कहा। अगर ध्रुव वहां नहीं होता तो या तो उसे जॉन के सामने झुकना पड़ता या फिर उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसे इस बात पर कोई शक नहीं था कि जॉन में यह सब करने की ताकत है। यहां तक कि उसका बॉस भी जॉन से डरता था। मैरी ने हल्के से अपना सिर घुमाया और ध्रुव के चेहरे को देखा। वह उसकी ताकत, पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड से प्रभावित हो गई। ध्रुव की शक्ल, शरीर और व्यक्तित्व बहुत आकर्षक थे। साथ ही उसकी ताकत और संपन्नता डराने वाली थी। मैरी के लिए ध्रुव किसी सितारे से कम नहीं था। इस आदमी जैसा इंसान, उसने सोचा, रात के आसमान में चमकते सबसे तेज सितारे की तरह है। वह जहां भी जाता है
सबसे अलग और सबसे चमकदार होता है। वह सोच रही थी कि ऐसे असाधारण आदमी के लिए किस तरह की लड़की सही होगी, शायद वही जो उसकी बराबरी की हो। मैरी ने सोचा, मुझे अपने इस बेवकूफी वाले प्यार को छुपा लेना चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी बात है। मिस केंट, मुझे आपकी फिल्में बहुत पसंद हैं, ध्रुव ने कहा। सच में? मिस्टर ध्रुव, आपको मेरी फिल्में वाकई पसंद है? मैरी ने हैरानी से पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव जैसा इंसान उसकी तरफ ध्यान देगा। वो खुशी और हैरानी दोनों में डूब गई। ध्रुव थोड़ा चौंक गया। क्या तुम सच में हैरान हो? आप न्यू गीक अवार्ड के विनर हैं और 4 उभरते सितारों में से एक हैं। क्या ये अजीब है कि मुझे आपकी फिल्में पसंद हैं? हमारे कॉलेज में बहुत लोग आपकी फिल्में देखते हैं। सिर्फ फिल्में ही नहीं, हमारे हॉस्टल में आपके बिकनी वाले 2 पोस्टर भी लगे हैं। हालांकि ध्रुव ये सब उसे नहीं बता सका। उसने बस कहा, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर ध्रुव, इनमें से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैरी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे सबसे ज्यादा, ध्रुव कुछ कह पाता, तभी उसका फोन बज उठा। उसने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और फोन देखा। कॉल उसकी कजिन लिली की थी। फोन उठाते ही लिली की डरी हुई आवाज आई, डेव, मैं डेजलिंग केटीवी में हूं, प्लीज आकर मुझे बचा लो। मुझे लगता है किसी ने मुझे ड्रग दे दिया है, मेरा सिर बहुत घूम रहा है। ध्रुव चौंक गया। उसे तुरंत हालात की गंभीरता समझ आ गई। तुम वहीं रुको, मैं अभी पहुंचता हूं, अपनी लोकेशन बताओ। लिली ने जैसे ही एड्रेस बताया, ध्रुव ने फोन काटा और तुरंत मैरी की तरफ मुड़ा। मिस केंट, मुझे माफ करना, मुझे तुरंत जाना होगा, एक इमरजेंसी है। क्या आप? मैरी ने उसकी बेचैनी भांप ली। अगर आपको जरूरी काम है तो आप जाइए, मेरा होटल यहीं सामने है, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू मिस केंट, अगली बार मैं आपको डिनर पर जरूर ले जाऊंगा। जैसे ही मैरी ने गाड़ी से कदम बाहर रखा, ध्रुव ने एक्सीलेटर दबा दिया। मैरी गाड़ी को तेजी से जाते हुए देखती रह गई। वो बड़बड़ाई, अपना नंबर भी नहीं दिया और कह रहा है डिनर पर ले जाएगा। कितना चालाक आदमी है। लेकिन जब उसे याद आया कि उसका संकट हल हो चुका है, तो वो फिर मुस्कुरा दी। उसने बैग से सनग्लासेस और कैप निकाली और पहनकर हिल्टन होटल की ओर चल दी। डेजलिंग केटीवी में लिली बाथरूम में छुपकर ध्रुव का इंतजार कर रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चिल करने आई थी, लेकिन अनजाने में उनके कुछ सीनियर लड़कों से टकरा गई। आखिर में सब एक ही प्राइवेट रूम में मस्ती करने लगे। बीच में अचानक कुछ अजनबी लोग वहां आ गए जो सीनियर लड़कों के करीबी लग रहे थे। लिली को लगा कि माहौल गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उसने ध्रुव को फोन कर दिया। उस छोटी सी भीड़ में अब 10 से ज्यादा लोग हो गए थे। ऊपर से लिली उनमें से ज्यादातर को जानती भी नहीं थी। लिली और उसकी सहेलियां वहां से निकलने की प्लानिंग कर रही थीं, लेकिन उन्हें बार बार रोक दिया गया। आखिरकार वो कमजोर लड़कियां थीं और सामने 7-8 लड़के खड़े थे। अगर लड़के उन्हें जाने नहीं देते तो वो क्या कर लेती? काफी मिन्नतों के बाद लड़कों ने उन्हें जाने दिया, लेकिन एक शर्त पर। हर किसी को 1 गिलास शराब पीनी थी। लड़कियों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बस सोच रही थीं कि जैसे तैसे शराब पीकर जल्दी निकल लें। लेकिन लिली जैसे ही शराब पी चुकी, उसे चक्कर आने लगे। उसका शरीर कमजोर महसूस करने लगा। उसे फौरन समझ आ गया कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया है। इससे पहले कि हालात और बिगड़ें, उसने बहाना बनाकर वॉशरूम जाने का मौका ले लिया। वॉशरूम के अंदर जाकर उसने काफी सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार उसने ध्रुव को फोन करने का फैसला किया। उसे याद था कि ध्रुव ने कहा था वह लेक सिटी में है। अब लिली की एक ही उम्मीद थी, ध्रुव। वह बस प्रार्थना कर रही थी कि ध्रुव जल्दी पहुंच जाए। अगर वह नहीं आया तो क्या होगा, यह सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव गाड़ी को तेजी से डेजलिंग केटीवी की तरफ ले जा रहा था, लेकिन चूंकि वह शहर के अंदर था,
इसलिए गाड़ी की रफ्तार सीमित थी। उसने दूरी का अंदाजा लगाया। अगर इसी स्पीड पर चलता रहा तो पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि लिली इतने समय तक ठीक रह पाएगी या नहीं। इसलिए उसने तुरंत राघव को फोन किया। अरे डेव, क्या हाल है? राघव ने पूछा। राघव, क्या तुम दार्जिलिंग केटीवी के मालिक को जानते हो? उनसे बात कर सकते हो? हाँ, एंडी वहां का मालिक है। तुम उससे बात कर सकते हो? उसका नंबर। राघव की बात खत्म होने से पहले ही ध्रुव ने फोन काट दिया। उसके पास समझाने का वक्त नहीं था। ध्रुव ने फौरन एंडी को फोन लगाया। डेव, एंडी, मेरी बात सुनो। मेरी कजिन लिली दार्जिलिंग में अर्थ प्राइवेट रूम में है। उसे किसी ने ड्रग दिया है। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन मुझे 20 मिनट लगेंगे। वो इतने वक्त तक सुरक्षित रह पाएगी या नहीं, मुझे नहीं पता। क्या तुम मैनेजर को बोल सकते हो कि मामला संभाले? एंडी तुरंत समझ गया कि हालात गंभीर हैं। डेव, चिंता मत करो, मैं अभी मैनेजर से बात करता हूं। मैं वादा करता हूं तुम्हारी कजिन को कुछ नहीं होगा। एंडी ने तुरंत मैनेजर को फोन किया। मैनेजर ने बिना देर किए 20 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अर्थ प्राइवेट रूम की तरफ कदम बढ़ाया। वॉशरूम के अंदर लिली फोन पर ध्रुव से कह रही थी, डेव, जल्दी करो, वो लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। ध्रुव ने उसे समझाने की कोशिश की। लिली, घबराओ मत, मैं अभी किसी को भेज रहा हूं। बस 2 मिनट और रुको, सब ठीक हो जाएगा। डेव, मुझे बहुत डर लग रहा है, लिली ने डरते हुए कहा। तभी अचानक धड़ाम, किसी ने जोर से दरवाजा खोला। तुम इतनी देर से क्या कर रही हो? चलो, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लिली ने चीखते हुए कहा। तुम कौन हो? मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद फोन पर कोई आवाज नहीं आई। ध्रुव ने गुस्से में दहाड़ा, भाड़ में जाओ। ध्रुव अब गुस्से से भर चुका था। लिली सिर्फ उसकी कजिन नहीं थी, बल्कि वह उसे अपनी बहन मानता था। वो 2 साल से उसके घर में रह रहा था और उसके चाचा चाची ने उसे कभी बाहर ही नहीं समझा। यहां तक कि जब लिली के भाई का जन्म हुआ, तब भी उसके चाचा चाची ने ध्रुव को अपने बेटे जैसा प्यार दिया। अब अगर लिली के साथ कुछ हुआ तो वो अपने चाचा चाची को क्या मुंह दिखाएगा? लेकिन फिलहाल वो मजबूर था। उसे सिर्फ एंडी पर भरोसा करना पड़ा। फोन पर लिली की चीखें सुनने के बाद ध्रुव के लिए अब सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, लिली को बचाना। चाहे सड़क पर कितना भी ट्रैफिक हो, वह एक के बाद एक गाड़ियों को ओवरटेक करता जा रहा था। कई बार ऐसा लगा कि वो किसी कार से टकरा जाएगा, लेकिन उसके ड्राइविंग स्किल्स ने उसे बचा लिया। दार्जिलिंग केटीवी अर्थ प्राइवेट रूम वैली लियोनार्ड बाथरूम का दरवाजा खटखटा रहा था। लिली अंदर गई थी और अब तक बाहर नहीं आई थी। वैली के मन में अजीब सी खुशी थी। उसने काफी प्लानिंग और मेहनत से यह मौका बनाया था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी और उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि लिली फोन पर थी। वह तुरंत दौड़कर फोन छीन लिया और कॉल काट दी। फिर उसने लिली का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। लिली को जबरदस्ती कमरे में लाने के बाद वैली ने देखा कि बाकी लोग भी लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। लिली को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। नशे के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था और वह ज्यादा विरोध भी नहीं कर पा रही थी। वैली ने उसे पीछे से कसकर पकड़ रखा था। लिली ने पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हार रही थी। कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों की हालत भी ऐसी ही थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। 20 सिक्योरिटी गार्ड्स का आगमन। दार्जिलिंग केटीवी के 20 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स बिजली के डंडे लेकर कमरे में घुसे। हिलना मत, अगर कोई हिला तो उसका सिर फोड़ दूंगा, गुस्से से भरे मैनेजर माइक हॉलैंड ने कहा। कमरे में मौजूद सभी लोग सहम गए। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई।
लिली की पहचान। यहां कौन है मिस लिली ग्रेग? माइक ने सख्ती से पूछा। मैं हूं। लिली किसी तरह वैली की पकड़ से बाहर निकली और माइक की तरफ भागी। उसे यकीन था कि यह वही आदमी है जिसे ध्रुव ने उसे बचाने के लिए भेजा है। लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसके पैर लड़खड़ा गए और वह फर्श पर गिर पड़ी। माइक ने तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, जल्दी करो, मिस ग्रेग को उठाओ और सोफे पर बैठाओ। एक गार्ड ने लिली को सहारा दिया और उसे आराम से सोफे पर बिठा दिया। तभी लिली के सबसे नजदीक खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ बढ़े और उसे उठने में मदद की। माइक ने फिर वैली की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर इतनी गिरी हुई हरकत करने की, और वो भी बॉस के दोस्त के साथ? बताओ, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? वैली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके घुटने जवाब दे गए और वह माइक के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने खुद को थप्पड़ मारते हुए कहा, माइक, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमने डिनर किया था। मेरे पापा टिम लियोनार्ड हैं। वो घबरा चुका था। माइक सिर्फ डैर्जिलिंग केटीवी का मैनेजर नहीं था, बल्कि गैंगस्टरों के बीच भी उसका नाम था। वह केटीवी के मालिक के लिए काम करता था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बेहद रहस्यमय हैं। वैली के पिता सिर्फ एक कंपनी के मालिक थे। उनके गैंगस्टर्स या माइक जैसे लोगों से कोई संबंध नहीं थे। अब वैली को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लिली बॉस की दोस्त थी, इस बात ने वैली के होश उड़ा दिए। वैली को लगने लगा कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसकी इस गलती की वजह से उसके पिता भी मुसीबत में पड़ सकते थे। माइक ने वैली की तरफ देखा। वह अभी भी खुद को थप्पड़ मार रहा था। अगर ये कुछ साल पहले की बात होती तो शायद माइक उसे बिना कुछ कहे ही सबक सिखा देता। लेकिन अब उसने सीखा था कि हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं होती। यहां आओ, माइक ने बाकी लड़कों को बुलाया। डरे सहमे सभी लड़के धीरे धीरे माइक के पास आए। वे वैली के पास घुटनों के बल बैठ गए और खुद को थप्पड़ मारने लगे। वैली ने भीगी बिल्ली की तरह सिर झुका लिया था। जो वैली माइक को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सका, वे बाकी कैसे कर सकते थे? कुछ ही मिनटों में उन सबके चेहरे सूज चुके थे। उनके होठों के कोने से खून रिस रहा था, लेकिन कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बस, बहुत हुआ, अब रुक जाओ, माइक ने सख्ती से कहा। धन्यवाद माइक, धन्यवाद। उन सब ने राहत की सांस ली, मानो मौत के मुंह से बच निकले हों। ध्रुव का आना उसी वक्त ध्रुव कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि 20 से 30 सिक्योरिटी गार्ड्स हाथों में बिजली के डंडे लिए खड़े थे। बीच में कुछ लड़के घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनके चेहरे सूजे हुए थे और उनके होठों के पास खून लगा हुआ था। लिली सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखें थकी हुई और चेहरा फीका था। लिली! ध्रुव चिल्लाया। डेव! लिली ने ध्रुव को देखते ही उसकी ओर दौड़ना चाहा, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी। ध्रुव जल्दी से आगे बढ़ा और लिली को अपनी बाहों में खींच लिया। सब खत्म हो गया लिली, अब तुम सुरक्षित हो, ध्रुव ने उसे दिलासा दिया। लिली उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। आप मिस्टर ध्रुव ही होंगे, माइक ने ध्रुव को पहचानते हुए कहा। हाँ, मैं ध्रुव हूं। मेरी बहन को बचाने के लिए आपका शुक्रिया, ध्रुव ने जवाब दिया। माइक ने विनम्रता से कहा, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है मिस्टर ध्रुव। मुझे तो आपसे माफी मांगनी चाहिए। ये सब मेरे एरिया में हुआ, यह मेरी जिम्मेदारी थी। माइक जानता था कि यह वही इंसान है जिसके लिए उसके बॉस ने खास निर्देश दिए थे कि उसे किसी तरह की असुविधा ना हो। मिस्टर ध्रुव, बताइए, हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? माइक ने घुटनों के बल बैठे लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। जमीन पर बैठे लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे माइक या ध्रुव की ओर आंख उठाकर भी देख सकें।
उन्होंने बातचीत से अंदाजा लगा लिया था कि ध्रुव साधारण व्यक्ति नहीं है। वह जरूर डैर्जिलिंग केटीवी के मालिक का करीबी होगा। ध्रुव ने एक नजर उन लोगों पर डाली जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। अगर लिली को कुछ हो जाता तो शायद ध्रुव खुद को इन लोगों को बर्बाद करने से नहीं रोक पाता, लेकिन लिली ठीक थी, इसलिए उसने खुद को शांत रखा। लिली, तुम्हें क्या लगता है इनके साथ क्या करना चाहिए? ध्रुव ने अपनी बहन से पूछा। लिली ने धीरे से जवाब दिया, देव, मैं बस यहां से जल्दी निकलना चाहती हूं। ठीक है, एंडी को कह देंगे कि वो इनके बारे में फैसला करे। ये कहते हुए ध्रुव ने लिली को सहारा देकर उठाया। देव, ये मेरे रूममेट्स हैं, ये भी मेरे साथ आए थे, लिली ने धीरे से कहा। ध्रुव ने उन लड़कियों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम लोग चलने की हालत में हो? हाँ, तीनों ने एक साथ जवाब दिया। तो फिर चलो, सब साथ चलते हैं। ध्रुव ने लिली को सहारा देते हुए बाहर ले जाना शुरू किया। उसके रूममेट्स चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिए। ध्रुव के जाने के बाद माइक ने फोन निकाला और कॉल किया। क्या सब ठीक हो गया? दूसरी तरफ से आवाज आई। माइक ने कहा, हाँ, मिस्टर ध्रुव और उनकी बहन दोनों सुरक्षित हैं। बहुत बढ़िया। और उन लोगों का क्या किया? मिस्टर ध्रुव ने कहा कि आप खुद इनसे निपट लें। कौन लोग हैं ये? किसी कंपनी के मालिकों के बच्चे लगते हैं। उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। फिर उनके परिवारों के साथ क्या करना है, ये तुम तय करो। ठीक है बॉस, माइक ने हामी भरी। जब ध्रुव ने लिली और उसकी रूममेट्स को केटीवी से बाहर निकाला तो उसे एहसास हुआ कि उसकी स्पोर्ट्स कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। बाकी 3 लड़कियों को कैसे ले जाया जाए? थोड़ा सोचने के बाद ध्रुव उन्हें पास के एक होटल में ले गया। वह उनके लिए अलग अलग कमरे बुक करना चाहता था, लेकिन वे डरी हुई थीं और एक साथ रहना चाहती थीं। आखिरकार ध्रुव ने 2 स्वीट्स बुक कर दिए, एक उनके लिए और एक खुद के लिए। जब सब सेटल हो गए, ध्रुव अपने कमरे में गया। नहाने के बाद जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसे दिन की सारी घटनाएं याद आने लगीं। हालांकि सब ठीक हो गया था, लेकिन उस डरावने पल ने उसे हिला दिया था। अगर लिली को कुछ हो जाता तो शायद वह इसे कभी नहीं भूल पाता। उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज एससीसी में शामिल नहीं हुआ होता या एंडी से नहीं मिला होता तो शायद यह मामला इतनी आसानी से सुलझता नहीं। अब वह तय कर चुका था, वह अपने पैसे कुछ अच्छे और भरोसेमंद दोस्तों को बनाने में खर्च करेगा। जितने ज्यादा दोस्त होंगे, जीवन में उतने ही ज्यादा विकल्प होंगे। कौन जानता है, हो सकता है किसी दिन मुझे भी उनकी मदद की जरूरत पड़े, ध्रुव ने खुद से कहा। ध्रुव ने सोचने के बाद एंडी को फोन किया। देव, क्या तुम्हारी बहन ठीक है? एंडी ने पूछा। हाँ, वह ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तुम बहुत विनम्र हो डेव, लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। आखिर ये मेरी जगह है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया है, एंडी ने जवाब दिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वो बस सतर्क नहीं थी। खैर एंडी, अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना। मैं इसमें निवेश करूंगा, लेकिन प्रबंधन में दखल नहीं दूंगा। मैं बस एक शेयर धारक रहूंगा। एंडी ने यह सुना तो उसका चेहरा खिल गया। यही वजह थी कि वह ध्रुव के करीब रहना चाहता था। जिस शख्स ने एससीसी में अपनी सदस्यता अपग्रेड करने के लिए 11 अरब डॉलर का दान दिया हो, उसका परिवार कितना अमीर होगा, यह सोच पाना आसान था। यह कोई सामान्य अमीर परिवार नहीं था, बल्कि ऐसा रुतबा था जो सिर्फ अति धनाढ्य परिवारों के पास होता है। एंडी ने कहा, चूंकि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। कल रात लेक हार्ट क्लब में एक चैरिटी डिनर है, वहीं मिलकर बात करते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, मैं कल आऊंगा,
ध्रुव ने कहा। एंडी ने फोन रख दिया और गुनगुनाने लगा। वह बहुत खुश था। बी लिस्ट की अभिनेत्री जो उसकी मालिश कर रही थी ने पूछा, मिस्टर लुइस, आप इतने खुश क्यों हैं? एंडी ने हंसते हुए कहा, मैं एक धन के देवता से मिला हूं, बताओ मुझे खुश होना चाहिए या नहीं? अभिनेत्री को यह सुनकर झटका लगा। मिस्टर लुइस, मेरे लिए धन के देवता हैं, तो उनके धन का देवता कौन हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। एंडी को फोन करने के बाद ध्रुव ने राघव को फोन किया। उसने राघव से भी वही बात कही और कहा कि अगर उसे किसी निवेशक की जरूरत हो तो वह उससे संपर्क कर सकता है। राघव ने उसे अगले दिन चैरिटी डिनर पर आने का न्योता दिया। दूसरे स्वीट में लड़कियां नहाने के बाद थोड़ी ठीक महसूस कर रही थीं। हालांकि जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वे अभी भी डरी हुई थीं, लेकिन उनका स्वभाव सरल था और अब वे बिस्तर पर लेटकर गपशप करने लगीं। लिली, जिसने हमें बचाया वो तुम्हारा चचेरा भाई था, है ना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मेरा भाई बहुत बढ़िया है ना? लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सिर्फ बढ़िया नहीं है, अब तो वो मेरा आदर्श बन गया है। अरे, तुमने पहले कहा था कि वो बहुत दयनीय है। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके चाचा ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। वह 2 साल तक तुम्हारे घर पर भी रहा। तुम्ही ने हमें यह सब बताया था। एक रूममेट ने हैरानी जताई। हाँ, ऐसा ही था, लिली ने धीरे से कहा। लेकिन क्या तुमने देखा कि आज क्या हुआ? डैर्जिलिंग का मैनेजर उसके साथ इतना विनम्र था और उसे मिस्टर ध्रुव कह रहा था। डैर्जिलिंग कैसी जगह है ये सब जानते हैं। और उन बदमाशों को देखा, वे मैनेजर के सामने खुद को थप्पड़ मार रहे थे। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत कुछ छिपा रहा होगा, उसने गंभीरता से कहा। लिली खामोश हो गई, जैसे सोच रही हो। दूसरे ने कहा, कौन जानता है, अमीर लोग क्या सोचते हैं। तीसरे ने मजाक में कहा, चलो बेटी पैदा कर लो, फिर लग्जरी गाड़ियों से टकराने पर भी मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। नदी शहर। काम खत्म करने के बाद तानिया अपनी पोर्श 911 चलाते हुए साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस पहुंची। जैसे ही वह अंदर जाने लगी, उसे अचानक कुछ लोगों ने रोक लिया। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये उसके माता पिता, भाई सैम और 3 अनजान लोग थे। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? उसने मन ही मन सोचा। वह जल्दी से कार से उतरी और पूछा, मॉम, डैड, सैम, आप लोग यहां क्या कर रहे हो? उसकी मां लह गुस्से में बोली, वरना हमें कैसे पता चलता कि तुम यहां बड़े शहर में एक शानदार कार चला रही हो और आलीशान घर में रह रही हो, जबकि हम गांव में मौत के मुंह में जी रहे हैं। मॉम, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये कार मेरे बॉस की है। तानिया ने जल्दी से सफाई दी। तुम्हारे बॉस की? लेह ने व्यंग्य से कहा। तुम्हारे बॉस तुम्हें रोज अपनी कार चलाने देता है? और किसी को क्यों नहीं? मॉम, क्या हम इस बारे में कहीं और बात कर सकते हैं? आप लोग कहां ठहरे हो? मैं आपके लिए होटल बुक करवा देती हूं। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, लेह चिल्लाई। मैं यहीं अंदर रहूंगी। और झूठ मत बोलो, तुम्हारा भाई सैम पिछले कई दिनों से तुम पर नजर रख रहा है। उसे पता है कि तुम इसी घर में रह रही हो। उन्होंने साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस की तरफ इशारा किया। तानिया ने कहा, मॉम, ये मेरे बॉस का घर है, मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकती। बकवास, उसके पिता बिली गुस्से में बोले। तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तभी तुम उसकी कार चला रही हो और उसके घर में रह रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माता पिता को भूल जाने की, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उन्होंने गुस्से में एक लकड़ी की छड़ी उठाई और तानिया की तरफ बढ़े। तानिया को उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता अचानक उसे मारने के लिए डंडा उठाएंगे। जब डंडा उसके हाथ पर पड़ा तो दर्द के मारे उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसे लगा कि यह उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वह अपने परिवार के लिए बहुत कम खर्चे में जी रही थी। उसने अपने भाई सैम के कॉलेज के रहने खाने का पूरा खर्च उठाया था।
हर महीने वह अपने परिवार को $20,000 भेजती रही थी, जो कि इन सालों में उसकी सारी बचत का बड़ा हिस्सा था। फिर भी आज वह डांट और मार झेल रही थी। फिर भी वह कुछ नहीं कह सकती थी। वे उसका परिवार थे। आखिरकार उसके पास इन 6 लोगों को इंटरनेशनल रेसिडेंस में लाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तानिया ने सोचा कि क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो ध्रुव शायद रिवर सिटी की बजाय अपने गृहनगर में होगा। जैसे ही 6 लोग घर में दाखिल हुए, वे एकदम चौंक गए। उन्होंने ऐसा आलीशान घर केवल टीवी पर देखा था। मिन्नी का पूरा परिवार इतना हैरान था कि उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे सोचते थे कि उनकी खुद की जिंदगी शानदार है और इसी घमंड में गांव में रहने वाले वार्नर जैसे लोगों को नीची नजर से देखते थे। अब जाकर उन्हें अपनी सोच का पता चला। मिन्नी के माता पिता अब सैम को पहले की तरह नहीं देख रहे थे। उनके मन में अब खुशी और गर्व था। उन्होंने सोचा कि अगर तानिया ऐसे शानदार घर में रह सकती हैं, तो सैम भी उससे बहुत पीछे नहीं होगा। सैम खिड़की के पास खड़ा होकर बोला, वाह, यहां कितना शानदार है तानिया, ये घर, इसका नजारा, सब कुछ। ये जगह तो टीवी पर जो दिखाते हैं उससे भी ज्यादा शानदार है। वह कल्पना करने लगा कि अगर उसे यहां रहने का मौका मिले तो उसकी जिंदगी कितनी शानदार होगी। जल्द ही मेहमान अपने दिवा स्वप्न से बाहर आए। पहले तो उन्हें इस घर में अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन जब उन्हें लगा कि यह तानिया का घर है और इस तरह से उनके ही परिवार का हिस्सा है, तो वे तुरंत आराम से हो गए। तानिया ने सीधे पूछा, तो माँ, पापा, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? बिली ने मिन्नी और उसके माता पिता की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मिन्नी है, तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड, और ये मिन्नी के माता पिता हैं। हम तुम्हारे भाई की शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए घर और कार खरीदने के लिए 5 मिलियन चाहिए। तानिया को इस बात पर हंसी आ गई। उसके पिता किसान रहे थे। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि $5 मिलियन कितने बड़े होते हैं। यह निश्चित था कि यह रकम सैम ने ही सुझाई होगी। तानिया ने शांत होकर कहा, मेरे पास इस तरह के पैसे नहीं हैं। बिली ने झुंझलाते हुए पूछा, तो तुम कितना देने की प्लानिंग कर रही हो? तानिया ने सख्ती से कहा, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से मारूं? बिली गुस्से से दहाड़े। तानिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, आप मुझे मार डालिए, लेकिन मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। तुम शापित लड़की, तुम मुझे गुस्सा दिलाकर दिल का दौरा देने की कोशिश कर रही हो, है ना? मुझे परवाह नहीं है। तुम हमें पैसे दोगी, चाहे तुम्हें यह पसंद हो या नहीं। बिली ने गुस्से में तानिया की तरफ उंगली उठाकर डांटा। तानिया की आंखों में आक्रोश और आंसू भर आए। उसने भी गुस्से में जवाब दिया, तुमने हमेशा उसका पक्ष लिया है, सिर्फ इसलिए कि वह लड़का है। तुमने उसे सब कुछ दिया जो तुम्हारे बस में था, और मुझे तो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस तक खुद भरनी पड़ी। तुमने मेरे लिए कभी क्या किया है? बिली ने झुंझला कर कहा। वह पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं थे। मैंने उधार लिया और अपनी कमाई से जितना हो सका उतना बचाकर उसका खर्चा उठाया। मैंने अपने ऊपर कितना कम खर्च किया तुम्हें पता भी है। मैं तो कुपोषण के कारण काम पर बेहोश हो चुका हूं। तानिया की आवाज और तेज हो गई। और फिर क्या हुआ? मेरी नौकरी लगने के बाद मैंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजा, हर महीने। तुम जानते हो कि मैंने अपने लिए कितना कम खर्च किया है। फिर भी तुम मुझसे और क्या चाहते हो? और तुम, सैम, तुमने यूनिवर्सिटी में क्या सीखा? कृतज्ञता तो दूर की बात, उल्टा मुझसे $5 मिलियन मांग रहे हो। क्या मैं तुम्हें एटीएम लगती हूं? तानिया का गुस्सा अब फूट चुका था। उसने कड़े शब्दों में कहा, अब साफ साफ सुन लो, आज के बाद मैं तुम लोगों को एक भी पैसा नहीं दूंगी। यह सब कहने के बाद तानिया चुप हो गई। वह कितने सालों से यह सब अंदर ही अंदर सह रही थी।
चाहे उसने कितना भी अच्छा किया हो, उसे कभी परिवार में सम्मान या प्यार नहीं मिला। उसका अपराध बस इतना था कि वह एक लड़की के रूप में पैदा हुई थी। उसकी सारी उपलब्धियां, हर परीक्षा में पहला स्थान, कुछ भी उसके माता पिता को प्रभावित नहीं कर सका। उन्हें कभी उसकी परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ सैम चाहे कितनी भी मुसीबतें खड़ी करता, उसे हमेशा प्यार और समर्थन मिलता। अगर सैम ने उसकी शिकायत कर दी तो उसे बिना बात के सजा मिलती। जब तानिया को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो उसे लगभग पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके माता पिता ने साफ कह दिया कि लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो आखिर शादी करके घर संभालना है। अगर उसके शिक्षक ने प्रायोजन न दिया होता और तानिया ने अंशकालिक नौकरी न की होती तो शायद वह कभी ग्रेजुएट न हो पाती। अब जब वह अपनी मेहनत और संघर्ष से यहां तक पहुंची है तो उसके माता पिता सैम की शादी के लिए उससे $5 मिलियन मांगने आ गए हैं। वह सोच रही थी, मैं ये पैसे कहां से लाऊं? मुझे प्रमोशन मिल सकता था, लेकिन ध्रुव ने कभी सैलरी बढ़ाने की बात नहीं की। तानिया के अचानक भड़कने से वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए, विशेषकर ली और बिली। उनकी आम तौर पर आज्ञाकारी बेटी आज उनसे इतनी सख्ती से बात कर रही थी। वे कुछ पल के लिए इतने स्तब्ध हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम हमें पैसे नहीं दोगी हम यहां से नहीं जाएंगे, लेह ने बेशर्मी से कहा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सच बता दूं, मेरे बॉस को मुझ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने मुझे यहां रहने दिया। क्या तुम्हें पता है इस घर की कीमत कितनी है? तानिया ने उनके अनुमान लगाने का इंतजार नहीं किया और खुद ही जवाब दे दिया, 400 मिलियन। 400 मिलियन? अरे बाप रे! उन्हें यह तो पता नहीं था कि 400 मिलियन कितने होते हैं, लेकिन यह उनके पूरे शहर की एक गली खरीदने के लिए काफी था। उन्होंने तो यह भी मानने से इनकार कर दिया था जब सैम ने कहा था कि जिस घर में तानिया रहती हैं उसकी कीमत 50 मिलियन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई घर इतना महंगा हो। अब जाकर उन्हें समझ आया कि 50 मिलियन तो बहुत ही कम रकम है। क्या तुम जानते हो 400 मिलियन कितने होते हैं? इस घर में जो फर्नीचर है उससे भी हमारे गांव में 2-3 घर खरीदे जा सकते हैं। अगर तुम लोग यहां से नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे दोष मत देना जब सिक्योरिटी गार्ड आएंगे और चोरी के आरोप में तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। तुम जानते हो इस तरह के हाई क्लास इलाके में बिना इजाजत घुसने पर 10 साल की जेल हो सकती है। अपनी बात पूरी करते हुए तानिया जाने के लिए मुड़ी। रुको वहीं, हमारी बात काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी यह गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। बिली ने गुस्से में तानिया को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लेह ने उसे रोक लिया। पिताजी, जब से मैं छोटी थी आपने मुझे कभी भी शापित लड़की के अलावा कुछ नहीं कहा। मैं आपकी बेटी हूं, फिर भी आपके लिए मेरी कीमत उन भिखारियों से भी कम है। तानिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सैम भी हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि अगर वह मां बाप को साथ लाएगा तो तानिया झुक जाएंगी। हमेशा तो ऐसा ही होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। तानिया, हम चुप रहो। मुझे सब पता है तुमने क्या योजना बनाई है। तुमने माँ और पिताजी को इसलिए बुलाया ताकि मैं उनके दबाव में आ जाऊं, है ना? अब तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है सैम? अपनी शादी के लिए खुद पैसे क्यों नहीं जुटा सकते तुम? तानिया ने किसी की ओर ध्यान न दिया और दरवाजे की ओर चल दी। कमरे में बैठे बाकी लोग भी घबरा गए। वे शहर के बाहर के थे और अगर उन्हें 10 साल जेल में डाल दिया जाता तो उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। जैसे ही तानिया दरवाजे के पास पहुंची, मुख्य दरवाजे अचानक बाहर से खुल गए। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।